हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सब बात करने वाले हैं 2007 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जोडियक के बारे में। घटना है 4 जुलाई 1969 की, कैलिफोर्निया के वेलेहो सिटी की। डार्लिन फेरिन नाम की एक लेडी एक लड़के माइक मगाओ को पिक करती है और उसे लेकर लवर्स लेन में आ जाती है। उन दोनों को बातें करते करते काफी देर हो जाती है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक कार आती है। वो कार तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर 10 मिनट बाद वो गाड़ी दोबारा की तरफ लौट कर आती है। एक आदमी उसमें से बाहर निकलता है और उन दोनों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। डार्लिन मारी जाती है और माइक बच जाता है। इसके कुछ देर बाद एक आदमी वेलेहो पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करता है और उन्हें उस मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करता है। इसी के साथ वो किलर लास्ट ईयर वहाँ पर हुए एक मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेता है। वो उन्हें बताता है कि मर्डर उसने किया है और उसके लिए उसने 9mm ल्यूगर गन यूज की थी। कैलिफोर्निया में रॉबर्ट ग्रे स्मिथ नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है। रॉबर्ट अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है। रॉबर्ट द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल नाम के एक न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट था। रॉबर्ट देखता है कि उस वक्त उसके ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के दौरान इन लोगों को किलर का एक एनक्रिप्टेड लेटर मिलता है। इस लेटर में किलर ने वेलेहो में किए गए मर्डर की पूरी डिटेल्स दी थी। उसने उस लेटर के साथ एक एनकोडेड साइफर भी भेजा था, जिसमें उसने बताया था कि उस साइफर में उसका नाम छिपा हुआ था। किलर चाहता था कि क्रॉनिकल्स उसके साइफर को अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छापे। उसने उसमें लिखा था कि उस साइफर में उसकी आइडेंटिटी छिपी हुई थी। रॉबर्ट भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो वहाँ की पूरी बातें सुनता है और अपने बगल में खड़े हुए पॉल से कहता है कि उस साइफर में किलर की आइडेंटिटी नहीं थी। किलर ने लेटर में क्रॉनिकल्स को वार्निंग दी थी कि अगर वो लोग उस साइफर को 1 अगस्त फ्राइडे की इवनिंग तक नहीं छापेंगे तो वो डजन्स के करीब और मर्डर कर देगा। किलर ने सेम लेटर्स वेलेहो टाइम्स और एसएफ एग्जामिनर्स में भी भेजे थे। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स के डायरेक्टर्स जानना चाहते थे कि किलर ने वेलेहो में मर्डर की जो कहानी बताई थी उसमें कितनी सच्चाई थी। इस मीटिंग में क्राइम रिपोर्टर पॉल एवरी भी मौजूद था, जो कि रॉबर्ट के बाजू में ही खड़ा हुआ था। उसे वेलेहो केस की सच्चाई पता लगाने के लिए कहा जाता है। पॉल एवरी वेलेहो पुलिस स्टेशन कॉल लगाता है और इस केस के बारे में सार्जेंट ब्यूलानेक से पूछताछ करता है। किलर की बातें सच निकलती है और उसकी न्यूज को छाप दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद सेलिनस में रहने वाले एक हिस्ट्री टीचर और उसकी वाइफ न्यूज़पेपर में छपे हुए उस साइफर को सॉल्व कर देते हैं। उस साइफर में किलर ने अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। पॉल ने उस दिन मीटिंग में रॉबर्ट की बात सुन ली थी, इसीलिए वो रॉबर्ट से मिलता है। वो दोनों काम तो एक ही जगह करते थे, लेकिन उस दिन से पहले उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की थी। पॉल रॉबर्ट को बताता है कि तुम सही कह रहे थे, इस साइफर में किलर ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है। उस साइफर में ये लिखा हुआ था कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है और उसे ये जंगल में जानवरों के शिकार से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैन सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल होता है। उसने लेटर में आगे लिखा था कि जब वो मर जाएगा तब वो पैराडाइज में फिर से जन्म लेगा और जितने लोगों को उसने मारा है वो सब पैराडाइज में उसके गुलाम बनेंगे। उसने ये भी लिखा था कि वो किसी को अपना नाम नहीं बताएगा, क्योंकि उससे उसे रोकने की कोशिश की जा सकती है। कुछ दिनों के बाद द क्रॉनिकल्स को किलर का एक और लेटर मिलता है, जिसमें किलर ने एक और मर्डर की इंफॉर्मेशन दी थी। उसने उन लोगों को अंधेरे में गन के ऊपर फ्लैशलाइट बांध कर मारा था। अब की बार किलर ने अपने आप को एक नाम भी दे दिया था। वो नाम था जोडियक और उसका अपना एक साइन भी था। सितंबर 1969 मॉन्टिसेलो टाउन में नेपा काउंटी के एक लेक के किनारे एक कपल लेटे हुए थे। तभी लड़की जिसका नाम सिसेलिया था, उसे एक आदमी अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। तब वो अपने साथी ब्रियान को उठाती है। वो आने वाला आदमी जोडियक था, जिसने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। वो गन पॉइंट पर ब्रियान से उसका वॉलेट और उसकी कार की चाबियां ले लेता है। वो ब्रियान और सिसेलिया दोनों को ही रस्सी से बांध देता है और फिर लगातार उन दोनों की पीठ के ऊपर चाकू से वार करता है। इसके बाद जोडियक वहाँ से भाग जाता है। उन दोनों कपल्स में सिसेलिया मर जाती है और ब्रियान जिंदा बच जाता है। जोडियक पहले की तरह पुलिस को इस मर्डर की इंफॉर्मेशन दे देता है और ब्रियान की कार पर 2 डेट्स लिखकर चला जाता है। वो डेट्स वो थी जिस दिन उसने मर्डर किए थे। क्रॉनिकल्स में पॉल एवरी और रॉबर्ट ग्रे स्मिथ इन मर्डर्स के बारे में बात करते हैं। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि जोडियक अलग अलग जगह मर्डर क्यों किए जा रहा था। रॉबर्ट को पजल सॉल्व करना अच्छा लगता था। उसने जोडियक के भेजे गए साइफर की कॉपी बनाकर अपने पास रख ली थी। पॉल से बात
बात करते वक्त रॉबर्ट को साइफर के कुछ वर्ड्स याद आते हैं, जैसे खतरनाक जानवर। वो पॉल को एक मैगजीन दिखाता है जिसमें द मोस्ट डेंजरस गेम मूवी का पोस्टर छपा हुआ था। इस मूवी में भी किलर इसी तरह खेल खेल में लोगों का शिकार करता था, जिसमें वह इंसानों को सबसे खतरनाक जानवर समझता था। रॉबर्ट को लग रहा है कि ज़ोडिएक ने अपना किलिंग का कॉन्सेप्ट इसी मूवी से लिया था। करीब 2 हफ्ते बाद अक्टूबर 1969 में सैन फ्रांसिस्को में ज़ोडिएक रात में एक टैक्सी वाले का मर्डर कर देता है, लेकिन इस बार उसे ऐसा करते हुए पास की बिल्डिंग से कुछ बच्चे देख लेते हैं। ज़ोडिएक ने पहले टैक्सी ड्राइवर के सर पर पीछे की सीट से गोली मारी थी, फिर फ्रंट सीट पर जाकर उसका वॉलेट, कार की चाबी और उसकी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर अपने साथ ले गया था। कुछ बच्चों ने अपने घर की विंडो से ज़ोडिएक को टैक्सी ड्राइवर को मारते हुए देख लिया था और पुलिस को फोन कर दिया था। ये केस सैन फ्रांसिस्को पुलिस ऑफिसर डेव टोशी और बिल आर्मस्ट्रॉन्ग को सौंप दिया जाता है। वो दोनों टैक्सी को चेक करते हैं। उसमें से उन्हें खून से सने हुए ग्लव्स और ल्यूगर 9mm बुलेट की केसिंग मिलती है। डेव उन बच्चों से किलर के बारे में पूछताछ करता है कि वो कैसा दिखता था। अगले दिन क्रॉनिकल्स में ज़ोडिएक का एक और लेटर आता है, लेकिन इस बार लेटर के साथ सबूत के लिए ज़ोडिएक ने ड्राइवर का खून लगा हुआ शर्ट का टुकड़ा भी भेजा था। उसने उसमें ये लिखा था कि वो मर्डर वाली रात पास ही के पार्क में मौजूद था, जबकि पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही थी। उस लेटर में लिखा हुआ था कि अब वो दर्जनों स्कूल के बच्चों को मारेगा। पहले वो स्कूल बस का टायर पंचर करेगा और एक एक करके बस से बाहर निकलते हुए बच्चों को मार देगा। क्रॉनिकल ज़ोडिएक का लेटर और टैक्सी ड्राइवर के शर्ट का टुकड़ा डेव और बिल को दे देते हैं, जिससे उन्हें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल जाए। ज़ोडिएक के स्कूल के बच्चों को मारने की धमकी के बाद शहर में डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। पॉल एवरी ज़ोडिएक की हर इंफॉर्मेशन को क्रॉनिकल्स में अपने आर्टिकल में छापा करता था। इधर पुलिस पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगले दिन मंडे था, जो कि बच्चों के स्कूल जाने का दिन था। इधर बिल आर्मस्ट्रॉन्ग भी वेलेहो पुलिस डिपार्टमेंट और नेपा काउंटी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करता है और उन्हें कहता है कि अगर उन्हें ज़ोडिएक के खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो वो सैन फ्रांसिस्को की पुलिस के साथ कांटेक्ट करें। बिल को नेपा काउंटी पुलिस से ज़ोडिएक के जूतों के साइन के बारे में पता चलता है। ऐसे जूते मिलिट्री वाले पहना करते हैं। इससे वो अनुमान लगाता है कि हो सकता है ज़ोडिएक पहले मिलिट्री में काम किया करता हो। क्रॉनिकल्स में पॉल और रॉबर्ट ज़ोडिएक के मर्डर के पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। डेव और बिल भी यही काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी पैटर्न नहीं मिलता जिसको फॉलो करते हुए ज़ोडिएक मर्डर किए जा रहा था। रात में डेव के पास बिल का फोन आता है। उन्हें पता चलता है कि कुछ देर पहले ही ज़ोडिएक ने एक टीवी के टॉक शो के होस्ट मेल्विन से कांटेक्ट करके उसके शो पर उससे फोन के थ्रू बात करने की बात की है। वो दोनों मेल्विन को अपने साथ उसके स्टूडियो में ले जाते हैं। वहाँ पहले से ही कुछ पुलिस वाले और मीडिया के लोग मौजूद थे। बिल मेल्विन से कहता है कि तुम ज़ोडिएक को अपनी बातों में उलझाना और उसे यकीन दिलाना कि तुम उससे मिलना चाहते हो और उसके साथ हो रही बातों को तकरीबन 15 मिनट तक कंटिन्यू रखना, जिससे कि हम उसकी कॉल को ट्रेस कर सकें। कुछ ही देर में ज़ोडिएक मेल्विन को फोन करता है। ये पूरी कन्वर्सेशन लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रही थी और डेव उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा था। मेल्विन उस किलर से उसका नाम पूछता है। ज़ोडिएक उसे अपना नाम सैम बताता है। मेल्विन उससे उसकी परेशानी पूछता है और उससे पूछता है कि वो बिना किसी कारण के लोगों को क्यों मारे जा रहा था। ज़ोडिएक उसे बताता है कि उसे बहुत तेज सिर दर्द होता है और वो इतना तेज होता है कि उससे सहन नहीं होता और लोगों को मारने के बाद ही उसका सर दर्द कम होता है। इसके बाद ज़ोडिएक गुस्से में आ जाता है और वो फिर से स्कूल के बच्चों को मारने की बात करने लग जाता है, लेकिन मेल्विन उसे शांत रहने और उससे आकर मिलने के लिए बोलता है। तब ज़ोडिएक उसे एक एड्रेस बताता है और मेल्विन को उस जगह आने के लिए कहता है। यहाँ पर उनकी ये कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। अगले दिन पुलिस, मीडिया, हेलीकॉप्टर सब मेल्विन के साथ ज़ोडिएक के बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त ज़ोडिएक मेल्विन से मिलने के लिए नहीं आता। शायद वो इतना इंतजाम देखकर डर जाता है। अगले दिन क्रॉनिकल्स में एक और लेटर आता है जिसमें ज़ोडिएक पुलिस वालों की चालाकी की बात करता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। इस लेटर के साथ भी एक और साइफर अटैच था। पॉल रॉबर्ट से पूछता है कि तुम ये साइफर किस तरह से सॉल्व करते हो। रॉबर्ट उसे लाइब्रेरी से लाई हुई कुछ बुक्स दिखाता है जिसमें साइफर के सिंबल्स को वर्ड्स और लेटर्स में कन्वर्ट करना सिखाया गया था। डेव टोशी और
बिल आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों मेलविन के घर जाते हैं क्योंकि उसके घर भी ज़ोडिएक का लेटर आया हुआ था। उस लेटर में ज़ोडिएक ने मेलविन से मदद मांगी थी कि वो उसकी मानसिक बीमारी को ठीक कर दे। मेलविन ऑफिसर को बताता है कि ज़ोडिएक ने कई बार उसके घर फोन भी किया था, लेकिन घर से बाहर होने के कारण वो फोन उठा नहीं पाया था। लेकिन एक बार उसकी मेड ने उसका कॉल अटेंड किया था। इसके बाद ज़ोडिएक कई महीनों तक पुलिस वालों को और मीडिया को धमकी भरे लेटर्स भेजता रहता है। डेव और बिल हर तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो लेटर की हैंडराइटिंग मैच करवाते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं। क्रॉनिकल्स के क्राइम एडिटर पॉल एवरी और रॉबर्ट बी ज़ोडिएक को लेकर उसके बारे में अलग अलग फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। पॉल को लग रहा था कि ज़ोडिएक ये सब फेमस होने के लिए कर रहा था। वो रॉबर्ट को एक पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है जिसमें एक मर्डर की न्यूज छपी थी और उसका कातिल पकड़ा जा चुका था। ज़ोडिएक ने उस मर्डर की जिम्मेदारी खुद लेते हुए एक लेटर लिखा था और भी कई लेटर उसने लिखे थे जिसमें उसने मर्डर नहीं किए थे, लेकिन उसने उन मर्डर की जिम्मेदारी ली थी ताकि लोग उससे डरने लगे। इसके अलावा पॉल रॉबर्ट को एक रिस्ट वॉच कंपनी का पोस्टर दिखाता है जिसका नाम ज़ोडिएक था और उस कंपनी का लोगो भी ज़ोडिएक के भेजे गए साइन जैसा ही था, जिसका मतलब था कि किलर ने नाम और साइन दोनों ही उस वॉच कंपनी से चुराया था। इसके बाद करीब 4 महीने बीत जाते हैं। ज़ोडिएक की तरफ से इस बीच ना तो कोई लेटर आया था और न ही कोई हलचल सुनाई दी थी। क्रॉनिकल्स में पॉल और रॉबर्ट दोनों ही एक साथ न्यूज देख रहे थे। तभी पॉल के पास एक लेटर आता है। वो लेटर खोलता है और उसे देखकर डर जाता है। वो लेटर ज़ोडिएक का था। उस लेटर के साथ खून लगा हुआ शर्ट का एक टुकड़ा भी था। पॉल एवरी ने ज़ोडिएक को लेकर उसके खिलाफ कई आर्टिकल अपने अखबार में छापे थे, जैसे पब्लिसिटी वाली बात कि वो जो मर्डर नहीं करता उसकी जिम्मेदारी भी खुद ले लेता है ताकि लोग उससे डरें। इससे ज़ोडिएक पॉल एवरी को अपने निशाने पर ले लेता है। पॉल एवरी ज़ोडिएक के लेटर को डेव और बिल को दिखाता है। पॉल अपनी सुरक्षा के लिए डेव से एक गन भी मांगता है। उसे डर था कि ज़ोडिएक अब उस पर हमला न कर दे। उस लेटर के मिलने के बाद शहर के सारे क्राइम रिपोर्टर्स और एडिटर्स आई एम नॉट एवरी का बैच पहनकर घूमने लग जाते हैं। इवन खुद पॉल एवरी भी आई एम नॉट एवरी का बैच पहन लेता है। वो रॉबर्ट को बताता है कि ज़ोडिएक के लेटर आने के बाद उसे कुछ सुराग मिलने शुरू हो गए हैं। पॉल को एक गुमनाम शख्स का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए रिवरसाइड काउंटी बुलाता है। पॉल उससे मिलने के लिए रिवरसाइड काउंटी जाता है। वहाँ उसे ज़ोडिएक से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर पता चलती है जो अगले दिन न्यूज चैनल पर ब्रॉडकास्ट हो जाती है। पॉल को पता चला था कि अक्टूबर 1966 में रिवरसाइड में एक मर्डर हुआ था। कुछ दिनों बाद जिसका मर्डर हुआ उसकी फैमिली को एक लेटर मिला था और वैसा ही एक लेटर वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में भी भेजा गया था। उस लेटर की हैंडराइटिंग को आज के ज़ोडिएक के लेटर के साथ मैच किया जाता है। वो दोनों हैंडराइटिंग आपस में मैच हो जाती है। तब पता चलता है कि ज़ोडिएक ने अपना पहला मर्डर 1966 में रिवरसाइड काउंटी में किया था। इन सब सबूतों की जांच करने के लिए डेव रिवरसाइड काउंटी की पुलिस से बात करता है और वहाँ वो 1966 वाले मर्डर की फाइल को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि ये मर्डर ज़ोडिएक नहीं किया था। डेव पॉल के ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि उसने ये बात पुलिस को ना बताकर न्यूज़पेपर में डायरेक्ट पब्लिश कर दी थी। इस कारण उन्हें ज़ोडिएक पर इन्वेस्टिगेशन करने में और ज्यादा परेशानी हो जाती है। ज़ोडिएक की न्यूज पब्लिश हो जाने से कई लोगों से उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह एक आदमी बिल से मिलता है और उसे आर्थर ली एलन के बारे में बताता है जो 1968 में उसके साथ नौकरी किया करता था। वो आदमी बिल को आर्थर के नेचर के बारे में बताता है कि वो हमेशा मर्डर से रिलेटेड बातें किया करता था और वो किस तरह गन के ऊपर टॉर्च लगाकर लोगों को मारने की बात भी किया करता था जिससे रात में मरने वाला तुम्हारी शक्ल कभी न देख पाए। वो स्कूल बस से बच्चों को एक एक करके बाहर निकालकर मारने की भी बात किया करता था। यानी ज़ोडिएक अभी जो भी कर रहा था सेम वैसे ही इरादे आर्थर के भी हुआ करते थे। उस आदमी की बात सुनकर बिल को आर्थर पर शक होता है। बिल आर्थर और ज़ोडिएक के लेटर की हैंडराइटिंग को मैच करता है लेकिन वो दोनों हैंडराइटिंग मैच नहीं होती। बाद में उसे पता चलता है कि आर्थर दोनों हाथों से लिख सकता है और हो सकता
सकता है कि उसने जोडिएक नाम से लेटर अपने लेफ्ट हैंड से लिखा हो, जिसके कारण उसकी हैंडराइटिंग मैच नहीं हो पाई थी। वो ये सारी बातें अपने सीनियर को बताता है और ऑर्थर को लेकर उसके इन्वेस्टिगेशन की परमिशन ले लेता है। डेव, बिल और वेलेहो का सार्जेंट जैक ऑर्थर ली एलन से मिलते हैं और उससे जोडिएक से रिलेटेड पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उनके लगाए गए इल्जामों को गलत बताता है। और तो और वो इंस्पेक्टर के पूछने पर मना कर देता है कि वो दोनों हाथों से लिख नहीं सकता है। इसी पूछताछ के दौरान डेव की नजर ऑर्थर की रिस्ट वॉच पर जाती है। डेव उससे उसकी वॉच मांगता है। उस वॉच की कंपनी का नाम जोडिएक था। तभी पूछताछ खत्म हो जाती है। ऑर्थर को जाने दिया जाता है, लेकिन अभी भी डेव और बिल को ऑर्थर के ऊपर शक था। वो दोनों उसके भाई और उसकी वाइफ से मिलते हैं। उसके भाई का मानना था कि ऑर्थर थोड़ा मेंटली डिस्टर्बिंग पर्सन है। हालांकि उन दोनों के बीच में काफी महीनों से बात नहीं हुई थी। बिल जोडिएक के भेजे गए लेटर्स उन्हें दिखाता है। उसकी वाइफ को उन लेटर्स में एक चीज कॉमन लगती है, जो कि ऑर्थर भी वैसे ही लिखता है। जोडिएक के लिखे गए लेटर में क्रिसमस की स्पेलिंग के एंड में डबल एस लगा हुआ है और ऑर्थर भी क्रिसमस की स्पेलिंग ऐसे ही लिखता है। जोडिएक के लेटर में लिखी गई हैंडराइटिंग का ऑर्थर की हैंडराइटिंग से मैच नहीं हुआ था, जिसके कारण अब उन्हें ऑर्थर के लेफ्ट हैंड के हैंडराइटिंग के सैंपल्स लेने होंगे। इसके लिए वो लोग ऑर्थर के घर वेलेहो जाते हैं और उसके घर की छानबीन करते हैं। उस टाइम ऑर्थर अपने घर में नहीं था। उन्हें ऑर्थर के घर से 2 गन, एक M1 राइफल, ब्लैक जैकेट, ग्लव्स और जूते मिलते हैं। ये शूज उसी टाइप के थे जिस टाइप के उन्हें मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले थे। ऑर्थर जब अपने घर आता है तब वो उसे सैन फ्रांसिस्को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। ऑर्थर की अच्छे से जांच की जाती है, लेकिन हैंडप्रिंट और हैंडराइटिंग मैच न होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अब डेव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जोडिएक को पकड़ पाएंगे या नहीं। इन्हीं सब के बीच क्रॉनिकल्स में पॉल एवरी के भड़काऊ आर्टिकल की वजह से सिटी में हलचल मच जाती है। पॉल का बॉस उसे ऐसा लिखने से मना करता है, जिसके कारण पॉल क्रॉनिकल से अपनी जॉब को छोड़ देता है और इसी तरह बिना किसी ठोस सबूतों के जोडिएक 4 साल तक गुमनाम रहता है। अब 4 साल बीत चुके हैं। क्रॉनिकल्स में पॉल की जगह एक नया क्राइम रिपोर्टर आ चुका है। बिल ने भी अपना ट्रांसफर ले लिया है। डेव भी अब इस अनसुलझे केस को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे ही एक दिन रॉबर्ट जोडिएक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था। तब वो रियलाइज करता है कि जोडिएक पर करीब करीब सारे आर्टिकल पॉल एवरी ने ही लिखे थे। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर जोडिएक है कौन। वो पॉल से मिलता है। वो पॉल से कहता है कि क्यों ना हम दोबारा से सारे सबूतों की अच्छे से जांच करें। क्या पता हमें जोडिएक से रिलेटेड कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें उसके बारे में पता चल जाए और वो हमें मिल जाए। पॉल रॉबर्ट से कहता है कि ये जोडिएक अब हिस्ट्री बन चुका है, अब तुम भी इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन रॉबर्ट के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसे एक लाइब्रेरी का हिंट दे देता है। रॉबर्ट उस लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से साइफर पर लिखी हुई बुक्स को लाता है और अगले दिन वो इंस्पेक्टर डेव से मिलता है। वो डेव को बताता है कि जोडिएक ने जो साइफर भेजे थे उसे समझने के लिए इन 3 किताबों की जरूरत है। और रॉबर्ट ने जब शहर की 3 बड़ी लाइब्रेरी में उस बुक को इश्यू करवाने वाले की खोजबीन की, तब उसे पता चला कि इन तीनों लाइब्रेरी में एक मिसिंग पर्सन है जिसने ये बुक इश्यू करवाई और वहाँ से अपना रिकॉर्ड मिटा दिया था। रॉबर्ट को लगता है कि वो मिसिंग पर्सन जोडिएक है। डेव रॉबर्ट की बात सुनकर उसे नेपा काउंटी जाकर वहाँ की पुलिस ऑफिसर से मिलने की एडवाइस देता है। रॉबर्ट नेपा काउंटी जाता है और वहाँ ऑफिसर जैक से मिलता है। वो जैक से कहता है कि वो जोडिएक के केस में उसकी मदद करना चाहता है और उसे डेव ने भेजा है। ऑफिसर उसे जोडिएक के सबूत, सुराग और बयान जहाँ रखे हुए थे उस जगह पर भेज देता है और उसे वार्न करता है कि वो वहाँ पर पेन और पेपर लेकर नहीं जा सकता। रॉबर्ट को वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे वो याद करनी पड़ेगी। रॉबर्ट सारी फाइल्स को ध्यान से पढ़ना शुरू कर देता है। सारी फाइल्स पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि 1969 में जोडिएक ने डार्लिन को मारा था। डार्लिन और जोडिएक एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि डार्लिन के मर्डर से पहले उसके घर पर किसी के 3-4 बार कॉल आए थे और कॉल में कोई भी नहीं बोल रहा था, बस उसके गहरी सांस लेने की आवाज आ रही थी। जोडिएक ने डार्लिन को जानबूझकर मारा क्योंकि जोडिएक उसे पहले से जानता
था। इसके अलावा डार्लिन ने अपने घर पर एक पेंटिंग पार्टी रखी थी जिसमें कई लोग आए थे। रॉबर्ट को लगता है कि शायद ज़ोडिएक भी उस पार्टी में आया होगा और इसका पता उसे डार्लिन की बहन लिंडा से मिलेगा क्योंकि वो भी पार्टी में शामिल थी। ये सब बातें वो डेव को बताता है और डेव उसे मेल्विन से मिलने के लिए कहता है क्योंकि ज़ोडिएक ने मेल्विन के घर पर भी काफी कॉल किए थे। रॉबर्ट मेल्विन के घर जाता है। उसे वहाँ पर मेल्विन नहीं मिलता। वहाँ उसकी मुलाकात मेल्विन की मेड से होती है जो रॉबर्ट को बताती है कि उसने एक बार ज़ोडिएक की कॉल अटेंड की थी। रॉबर्ट उससे ज़ोडिएक के साथ हुई कन्वर्सेशन के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि जिस दिन ज़ोडिएक ने कॉल किया था उस दिन ज़ोडिएक का बर्थडे था। रॉबर्ट उन सभी सस्पेक्ट्स के बर्थडे को चेक करता है जिनका बर्थडे 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में आता था, लेकिन उसे ऐसा कोई भी नहीं मिलता। उसी रात उसके घर पर एक कॉल आती है और कोई उस कॉल पर उसे बताता है कि ज़ोडिएक का असली नाम रिक मार्शल है। रॉबर्ट को अगले दिन शेरवुड से मिलने पर पता चलता है कि शेरवुड को भी कई साल पहले किसी ने कॉल करके यही नाम बताया था कि ज़ोडिएक का असली नाम रिक मार्शल है। शेरवुड हैंडराइटिंग एक्सपर्ट था जो शुरू से ही ज़ोडिएक के सब लेटर्स की हैंडराइटिंग को चेक कर रहा था। अब रॉबर्ट रिक मार्शल को ढूंढना स्टार्ट करता है। उसे पुलिस ऑफिसर से रिक मार्शल के बारे में पता चलता है कि वो मूवी थिएटर्स में काम किया करता था, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट टैक्सी में जो मर्डर हुआ था उससे मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए थे, जिसके कारण उसे छोड़ दिया गया था। रॉबर्ट को शेरवुड से एक नंबर मिलता है। उस नंबर से सालों पहले शेरवुड पर रिक मार्शल के सस्पेक्ट होने के लिए कॉल आया था। रॉबर्ट उस नंबर पर कॉल करके रिक मार्शल की हैंडराइटिंग की सैंपल मांगता है। तब उसे एक मूवी का पोस्टर मिलता है जो रिक मार्शल थिएटर में काम करते वक्त बनाया करता था। रॉबर्ट पोस्टर की हैंडराइटिंग को ज़ोडिएक के भेजे गए लेटर की हैंडराइटिंग से मैच करवाता है, लेकिन हैंडराइटिंग में के अल्फाबेट मैच नहीं होता। इसके कुछ दिनों बाद रॉबर्ट को लिंडा का पता चलता है। लिंडा जो कि डार्लिन की बहन थी। रॉबर्ट को लगता है कि लिंडा ने पेंटिंग पार्टी में शायद उसने ज़ोडिएक को देखा हो और वो उसका असली नाम भी जानती हो। उसी शाम वो थिएटर के मालिक से मिलता है जिसके थिएटर में रिक मार्शल काम किया करता था। वहाँ पर रॉबर्ट को पता चलता है कि जिस पोस्टर को वो रिक मार्शल का बनाया हुआ समझ रहा था वो थिएटर के मालिक ने खुद बनाया था। इस पॉइंट को देखते हुए रिक मार्शल का केस कमजोर हो जाता है। अब रॉबर्ट की एक ही उम्मीद थी, लिंडा। वो अगले दिन लिंडा से मिलने के लिए जेल जाता है। लिंडा कई सालों से जेल में थी। रॉबर्ट उससे 1969 में हुई डार्लिन की पेंटिंग पार्टी के बारे में पूछता है। लिंडा उसे बताती है कि डार्लिन अक्सर एक लड़के से बहुत ज्यादा मिला करती थी। वो लड़का उसे बहुत गिफ्ट देता था और वो उस दिन पेंटिंग पार्टी में भी आया था। वो उस दिन बिल्कुल शांत था और एक जगह पर बैठा हुआ था। लिंडा को उसकी हरकतें कुछ अलग तरह की लग रही थी। रॉबर्ट लिंडा से उसका नाम पूछता है। रॉबर्ट को लग रहा था कि लिंडा रिक मार्शल का नाम लेगी, लेकिन लिंडा उसका नाम ली बताती है। रॉबर्ट भागकर वेलेहो पुलिस ऑफिसर जैक के पास जाता है जहां उसने ज़ोडिएक की इन्वेस्टिगेशन की फाइल देखी थी और वो ऑफिसर से आर्थर ली एलन के बारे में बात करता है। ऑफिसर उसे बताता है कि इस बात का क्या सबूत है कि लिंडा जिस ली की बात कर रही थी वो आर्थर ली एलन ही है। रॉबर्ट आर्थर से जुड़ी गई इंफॉर्मेशन को दोबारा अच्छे से चेक करता है। तब उसकी नजर आर्थर ली एलन के ड्राइविंग लाइसेंस पर पड़ती है और उसे वो सबूत भी मिल जाता है जिससे ये साबित हो जाता है कि लिंडा जिस ली की बात कर रही थी वो आर्थर ली एलन ही है। आप लोगों को याद होगा कि मेल्विन के घर पर ज़ोडिएक का फोन आया था और उस दिन उसका बर्थडे था। आर्थर ली एलन का बर्थडे भी उसी दिन का था। उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके लाइसेंस पर लिखी हुई थी। रॉबर्ट ये बात डेव टोशी को बताता है। वो उसे कई और पॉइंट्स भी बताता है जिससे ये साबित होता है कि आर्थर एलन ली ही ज़ोडिएक है, लेकिन डेव उसे बताता है कि फिंगरप्रिंट और हैंडराइटिंग के मैच न होने की वजह से वो लोग ये साबित नहीं कर सकते कि आर्थर ही ज़ोडिएक है। लेकिन डेव और रॉबर्ट को अब पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारे मर्डर आर्थर ने ही ज़ोडिएक बनकर किए थे और कई सालों से ज़ोडिएक की कोई एक्टिविटी न होने के कारण, कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण ये केस पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसके कई दिनों बाद रॉबर्ट को आर्थर एलन ली का पता चलता है और वो उसके स्टोर में जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं
रॉबर्ट जोडेक के ऊपर एक बुक लिखता है जो कि कुछ सालों के बाद बेस्ट सेलर बुक बन जाती है। एक ऑफिसर माइक मैग्यू को बुलाता है। माइक मैग्यू, जिसको मूवी की स्टार्टिंग में जोडेक ने डार्लिन फेरिन के साथ गोली मारी थी। डार्लिन मर गई थी और माइक जिंदा बच गया था और उसने जोडेक को देखा भी था। 1991 में ऑफिसर माइक को अब तक के सारे सस्पेक्ट्स लोगों की फोटो दिखाता है और माइक ऑर्थर एलन ली की फोटो पर उंगली रख देता है। ये जोडियक रियल में कैलिफोर्निया का एक सीरियल किलर था जिसको कभी भी पकड़ा नहीं गया और जब जोडियक की असलियत का पता चला तब ऑर्थर ली एलन की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी थी।